बारिश वाले दिन घर लौटते समय मैं पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा था। आज फिर लियूशिन ने मुझे साफ मना कर दिया था। आखिर में मैंने खुद से कहा, चलो छोड़ो, अब उसे परेशान नहीं करूंगा। तभी रास्ते में मेरी नजर सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुका था और वह बेहद बेबस हालत में दिखाई दे रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखा मैं चौंक गया। वह हमारी क्लास की मॉनिटर आनरान थी। उधर आनरान भी मुझे देखकर हैरान रह गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने पूछा, आनरान तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैंने बस ओह कहा और वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन मुश्किल से 10-15 कदम चला होऊंगा कि पीछे से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो आनरान सिर झुकाए रो रही थी। ठंडी बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी और वह ठंड से कांप रही थी। न जाने क्यों मैं वापस उसके पास चला गया और अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। अचानक बारिश रुकती महसूस हुई तो उसने सिर उठाया और देखा कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उसने आंखों के आंसू पोंछते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने शांत आवाज में कहा, रात के समय अपनी क्लास की मॉनिटर को इस हालत में रोते हुए देखूं और मुझे कोई मतलब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने बैग से टिश्यू निकालकर उसे दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने टिश्यू ले लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, इसलिए मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, पहले चलो वहाँ थोड़ी देर गर्म हो जाओ। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। आनरान घबरा गई और बोली, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पकड़ से निकल नहीं पाई। मैंने कहा, कोई भी इंसान ऐसी हालत देखेगा तो मदद करेगा। मैं वैसे भी बेवजह दूसरों के मामलों में पड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। आखिरकार आनरान ने विरोध करना छोड़ दिया। उसकी हालत ऐसी थी कि उसमें ताकत भी नहीं बची थी। कुछ देर बाद मैं उसे अपने घर ले आया। दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, लेकिन आनरान बाहर ही खड़ी रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंदर जाए या नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही आनरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर वह पहली बार किसी लड़के के घर आई थी, वो भी तब जब घर में और कोई नहीं था। उसके मन में थोड़ा डर भी पैदा होने लगा। मैंने जूते उतारे, फिर एक जोड़ी चप्पल निकालकर उसकी तरफ फेंकी और सीधे अपने कमरे में चला गया। आनरान कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही, फिर चप्पल पहनकर अंदर आ गई। घर में आते ही उसने गौर किया कि जूते के रैक में सिर्फ मेरे ही जूते रखे हुए थे। तभी उसे समझ आया कि मैं अकेला रहता हूँ। फिर उसकी नजर कमरे में रखे ढेर सारे जिम के सामान पर पड़ी। अब उसे समझ में आया कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है। इसके अलावा घर भी बेहद साफ सुथरा था, जो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया। मेरे हाथ में एक तौलिया, कपड़ों का एक सेट और एक हेयर ड्रायर था। मैंने वो सब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पहले खुद को अच्छी तरह सुखा लो, बाल भी ड्रायर से सुखा लेना और ये कपड़े बदल लेना। आनरान मुझे हैरानी से देखने लगी। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसकी इतनी चिंता करूंगा। वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ सिर्फ बारिश से बचाने के लिए घर लाई गई एक लड़की धीरे धीरे मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली थी। मैंने आनरान को कपड़े देते हुए कहा, नए तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार पहने हैं, फिलहाल इन्हें ही पहन लो, चाहो तो बेडरूम में जाकर बदल सकती हो। इतना कहकर मैं सीधे किचन में चला गया। उधर आनरान कपड़े, तौलिया और ड्रायर हाथ में लिए खड़ी रह गई। उसके मन में जबरदस्त उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि सब कुछ यहीं छोड़ो और तुरंत निकल जाओ, लेकिन दूसरी तरफ न जाने क्यों मेरी बात सुनकर उसके कदम अपने आप रुक जाते थे। आखिर उसने तौलिए से खुद को सुखाया, ड्रायर से बाल सुखाए और फिर बेडरूम में जाकर कपड़े बदल ली। जब वह मेरे कपड़े पहनकर बाहर आई तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह खुद से ही सवाल कर रही थी, मैं आखिर कर क्या रही हूँ? मैं सच में अपने क्लासमेट के घर आ गई, उसके कपड़े पहन लिए, कहीं मैं यहीं रुकने का तो नहीं सोच रही? वह खुद को समझाने लगी कि बस थोड़ी देर गर्म होकर चली जाएगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि मैं किचन से एक गर्मा गर्म कटोरा लेकर आया और मेज पर रख दिया। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, बस इतना कहा, खा लो। इसके बाद मैं एक गिलास गर्म पानी और 2 पट्टियां दवा की भी लाकर रख गया। फिर बिना कुछ और बोले अपनी जगह जाकर बैठ गया। आनरान मेज के सामने बैठी सब कुछ देख रही थी। उसका मन अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन भूख ने लगभग उसकी सारी ताकत छीन ली थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं दूसरी मेज पर बैठा आराम से अपना होमवर्क कर रहा था, जैसे कमरे में वह मौजूद ही ना हो। शायद मुझे उसकी नजर महसूस हो गई थी, इसीलिए मैंने बिना सिर उठाए कहा, तुम इतनी शर्मीली तो नहीं हो? आराम से खाओ, खाना खाकर मैं तुम्हें छतरी दे दूंगा, फिर चली जाना। अब आनरान के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा था। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया और फिर भूख के आगे हार मानकर जल्दी जल्दी सब खत्म कर दिया। करीब 10 मिनट बाद कटोरा पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने गर्म पानी भी पी लिया। फिर वह उठी और अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकालकर मेरे पास आ गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह मजाक बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने पैसे लेने के बजाय अपनी कॉपी की तरफ देखते हुए कहा, अगर एहसान नहीं रखना चाहती तो पैसे मत दो, पढ़ाई में तुम इतनी अच्छी हो ना। ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे समझा दो, बस हिसाब बराबर। मैंने पेन से सवाल पर टैप किया। आनरान ने एक नजर देखी और तुरंत बोल पड़ी, इतना आसान सवाल भी नहीं आता? फिर उसे अपनी बात का एहसास हुआ और वह थोड़ा शर्मिंदा हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं वही इंसान हूँ जिसे इतना आसान सवाल भी नहीं आता। इसके बाद उसने चुपचाप कुर्सी खींची और मुझे पूरा सवाल समझाने लगी। सवाल समझाने के बाद आनरान दरवाजे की तरफ बढ़ी और धीरे से बोली, कपड़े और छतरी मैं स्कूल आने पर वापस कर दूंगी। तभी मुझे याद आया कि वह कई दिनों से स्कूल नहीं आई थी। वह लियूशिन की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसके स्कूल न आने से लियूशिन भी काफी परेशान दिखाई दे रही थी। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, एक बात बताओ, अगर अभी चली गई तो जाओगी कहाँ? सवाल सुनते ही आनरान चुप हो गई। उसका सिर झुक गया और वह कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मैंने मेज पर पेन घुमाते हुए कहा, मतलब जाने की कोई जगह नहीं है, सही? वह फिर भी कुछ नहीं बोली। तब मैंने आगे पूछा, फोन है तुम्हारे पास? आनरान ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। और यहीं से मुझे समझ आने लगा कि उसकी परेशानी शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैंने अपना फोन निकाला, डायल पैड खोला और आनरान से पूछा, अपने मम्मी पापा का नंबर बताओ, मैं उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने सिर उठाकर उसकी
उसकी तरफ देखा, तभी मैं एकदम चुप हो गया। आनरान वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों में आंसू ऐसे जमा हो गए थे जैसे किसी ने कांच के छोटे छोटे मोती रख दिए हों। उसे देखकर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मामला कुछ बहुत गंभीर है। मैंने धीरे से फोन नीचे रख दिया। मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। क्या उसके घर में कुछ हो गया है? कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं? आधी रात को अगर कोई लड़की मेरे घर में रोने लगे तो मामला सच में साधारण नहीं हो सकता था। मैं उसे दिलासा देने के लिए कुछ अच्छा कहना चाहता था, लेकिन मेरी बोलने की कला हमेशा से कमजोर रही थी। आखिरकार मेरे मुंह से बस इतना निकला, वो आखिर हुआ क्या है? काफी देर तक रोने के बाद आनरान ने टूटती हुई आवाज में सच बताया। करीब 1.5 हफ्ते पहले उसके माता पिता का एक भयानक सड़क हादसा हो गया था और दोनों इस दुनिया से चले गए थे। अब वह लगभग एक अनाथ की तरह अकेली रह गई थी। कोई रिश्तेदार उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। दादा दादी भी इस दुनिया में नहीं थे। उसकी पूरी बात सुनते हुए मेरी भौहें सिकुड़ गईं। अब मुझे समझ आया कि वह बारिश में अकेली बैठकर क्यों रो रही थी। इतनी बड़ी त्रासदी कोई भी इंसान अकेले कैसे झेल सकता है, खासकर एक स्कूल की लड़की जो बाहर से हमेशा खुश और मजबूत दिखाई देती थी। सच कहूं तो उस पल मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। मैंने धीरे से पूछा, तो अब तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कोई घर भी नहीं है? जैसे ही यह सवाल निकला उसके चेहरे का दर्द और गहरा हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत गलत सवाल पूछ लिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सिर्फ उसकी हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। आखिर यह वही आनरान थी जो हमारी क्लास की मॉनिटर थी, पढ़ाई में सबसे आगे, सबकी चहेती, हमेशा मुस्कुराने वाली और पूरी क्लास की जान। लेकिन आज वही लड़की मेरे घर में बैठी रो रही थी जैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा हो। कुछ पल सोचने के बाद मैं अचानक अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास जाकर बोला, ठीक है, तुम यहीं रहो। जब तक तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिल जाती तब तक कहीं नहीं जाओगी। मेरी बात सुनते ही आनरान घबरा गई। वह जल्दी से मेरी तरफ आई और बोली, नहीं नहीं, मैं अभी चली जाऊंगी मैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसकी तरफ देखा। शायद मेरे चेहरे का भाव इतना गंभीर था कि वह तुरंत चुप हो गई। फिर मैंने साफ शब्दों में कहा, 2 ही विकल्प हैं, या तो यहीं रहो या फिर मैं पुलिस को बुला देता हूँ और उन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी दे देता हूँ। फैसला तुम्हारा है। आनरान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू अब भी चमक रहे थे। फिर उसने हल्के से शिकायत भरे अंदाज में पूछा, क्या तुम शिनशिन से भी ऐसे ही बात करते हो? उसका सवाल सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो गया। मुंह खुला रह गया लेकिन शब्द नहीं निकले। उसके चेहरे का भाव साफ कह रहा था, अब समझ आया तुम्हारा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुआ था। मैं तुरंत सिर झुकाकर चुप बैठ गया। सच में इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी मैंने देखा कि आनरान अचानक हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे लेकिन होंठों पर मुस्कान आ गई थी। मुझे लगा शायद वह मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं झेंप गया और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर थोड़ा नरम होकर मैंने कहा, प्लीज यहीं रह जाओ, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो। मेरे जैसे इंसान के लिए यह शायद सबसे ईमानदार और विनम्र बात थी जो मैं कह सकता था। मैंने चेहरे पर मुस्कान लाने की भी कोशिश की लेकिन मेरी हालत देखकर आनरान फिर से हंस पड़ी। कुछ देर बाद उसकी हंसी धीरे धीरे रुक गई। उसने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं मान गई, धन्यवाद, लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? उसके सवाल में सचमुच जिज्ञासा थी। आखिर कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे के लिए इतना क्यों करेगा? और यही वह पल था जहां हमारी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। मैंने मजाक में कहा, मैं तो बस अपनी बदनामी और नहीं बढ़ाना चाहता। मेरी बात सुनकर आनरान थोड़ा हैरान हो गई। उसने पलकें झपकाई और बोली, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी। तुम्हारे बारे में बस यही सब जानते हैं कि तुमने शिनशिन को प्रपोज किया था। मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बदनामी है। आनरान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसा बोल रहे हो? अगर शिनशिन सुन ले तो उसे बुरा नहीं लगेगा? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनकर आनरान और भी हैरान हो गई। उसने धीरे से पूछा, मतलब अब तुम उसे पसंद नहीं करते? मैंने सिर हिलाया और कहा, जिस चीज का कोई जवाब ही ना मिले उसके पीछे ज्यादा भागने का कोई मतलब नहीं होता। आनरान कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हम शायद ये भी ठीक ही है। अब जब उसने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया तो उसने अपने भीगे हुए कपड़े सुखाने के लिए टांग दी। फिर वह सोफे पर बैठ गई लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़ी देर बाद उसकी नजर मेरी तरफ गई। मैं अभी भी पढ़ाई में लगा हुआ था और एक सवाल को देखकर बार बार सिर खुजा रहा था। साफ दिख रहा था कि मैं उस सवाल में फंस गया हूँ। आखिर आनरान उठी और मेरे पास आ गई। उसने मेरी कॉपी देखी और तुरंत समझ गई कि मैं कहाँ अटका हूँ। फिर उसने आराम से उस सवाल को समझाना शुरू कर दिया। मैं भी पूरी गंभीरता से सुनने लगा। उसकी मदद से आखिरकार वह मुश्किल सवाल हल हो गया। पढ़ाई करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। मैंने किताबें और कॉपियां समेटी। फिर आनरान की तरफ देखकर कहा, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मुझे भले लोगों की भावनाएं समझने में दिक्कत होती हो लेकिन इतना तो पता था कि किसी लड़की को बाहर सोफे पर नहीं सुलाना चाहिए। लेकिन आनरान ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं तो पहले ही तुम्हारे घर रुक रही हूँ, इतना काफी है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मैंने भी साफ मना कर दिया, नहीं, ये सोफा बहुत असुविधाजनक है, इस पर ठीक से नींद भी नहीं आती, तुम कमरे में सो। आनरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, लेकिन ये तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो, मैं मेहमान हूँ, कैसे मैं कमरे में सो सकती हूँ और तुम बाहर? बस फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे को मनाने लगे। बात करते करते हम ड्राइंग रूम से सीधे बेडरूम तक पहुंच गए। जब मैंने कमरे की लाइट जलाई तो आनरान ने चारों तरफ देखा। कमरा बेहद साफ और व्यवस्थित था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा किसी अकेले रहने वाले लड़के का कमरा होता है। सबसे बड़ी बात, बिस्तर इतना बड़ा था कि 2 लोग आराम से सो सकते थे। काफी देर तक बहस चलती रही। आखिर आनरान ने एक सुझाव दिया, ठीक है, दोनों इसी कमरे में सो जाते हैं, मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगी। मैंने तुरंत कहा, क्यों? फर्श पर अगर कोई सोएगा तो मैं सोऊंगा। फिर दोनों के बीच 5 मिनट तक नई बहस शुरू हो गई। आखिरकार दोनों ने एक समझौता किया। बिस्तर के बीच में एक मोटी रजाई रख दी गई जिससे बिस्तर 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ आनरान। लेकिन जैसे ही यह फैसला हुआ आनरान का चेहरा लाल हो गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही क्लास के एक लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सोने वाली है। अभी तक वह इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। जब मैं कपड़े बदलने बाहर गया तब वह अकेली बैठकर सोचने लगी, आखिर मैं एक लड़की हूँ और सुचेन एक लड़का, मैं इतनी आसानी से यहाँ कैसे रुक गई? अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो? उसके दिमाग में तरह तरह के
ख्याल आने लगे। उससे मेरी ताकत भी याद आ गई। अगर सच में कुछ हुआ तो वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद मैं वापस कमरे में आया। मैंने हल्का सा सिल्क का नाइट सूट पहन रखा था। कपड़ों के बावजूद मेरी कसरत से बनी मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थी। आन रान ने बस एक नजर डाली और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उसके कानों तक हल्की लालिमा फैल गई। दोनों अपने अपने हिस्से में लेट गए। आन रान ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदलती रही। लगभग आधे घंटे बाद उसे मेरे नियमित सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तब उसे समझ आया कि मैं गहरी नींद में सो चुका हूँ। उसके मन का तनाव धीरे धीरे कम हुआ। आखिरकार उसने भी आंखें बंद की और कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। बारिश वाली उस रात के बाद आन रान इतनी गहरी नींद में सोई कि उसे पता ही नहीं चला कब रात गुजर गई। नींद के दौरान उसने एक सपना भी देखा जिसमें उसके माता पिता उससे धीरे धीरे दूर जाते जा रहे थे। वह उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वह झटके से बिस्तर पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर जब उसने चारों तरफ देखा तो एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है और बाहर अच्छी तरह उजाला फैल चुका है। उसने बगल में देखा तो बिस्तर पर सिर्फ वही थी। सुचेन पहले ही उठ चुका था। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। आन रान धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, किचन से आती खाने की खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसकी भूख जो अभी तक आधी सोई हुई थी वह भी तुरंत जाग गई। उसने किचन की तरफ देखा और पाया कि सुचेन एप्रन पहने आराम से खाना बना रहा था। वह चुपचाप किचन के दरवाजे तक पहुंची। तभी सुचेन पलटा और दोनों की नजरें मिल गईं। आन रान थोड़ी छिछकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। सुचेन ने उसकी तरफ देखा और बस छोटा सा जवाब दिया, हम गुड मॉर्निंग। आन रान की नजर फिर मेज पर रखे लंच बॉक्स पर गई जिसमें ताजा बना हुआ खाना रखा था। वह हैरानी से बोली, तुम अपना खाना खुद बनाते हो? स्कूल का खाना भी तो ठीक ही होता है। इस पर सुचेन ने सीधा जवाब दिया, मेरी जाति और परिवार में खाने पीने को लेकर कुछ नियम है, इसलिए खुद बनाना पड़ता है। आन रान ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था। तभी सुचेन ने तैयार नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, नाश्ता तैयार है, पहले इसे खा लो। मेज पर गर्मा-गर्म नाश्ता रखा था और उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि आन रान का पेट तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा। वह धीरे से ठीक है कहकर कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। वह इंतजार करती रही कि सुचेन भी आकर साथ बैठे। जब सुचेन भी मेज पर बैठ गया तब जाकर उसने खाना शुरू किया। दोनों चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। तभी सुचेन ने पूछा, आज स्कूल जाओगी? आन रान ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, आज शायद नहीं, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, शायद कल से स्कूल जाऊं। सुचेन ने बस सिर हिलाया और अपनी जेब से एक चाबी निकाल कर उसके सामने रख दी। फिर बोला, घर की चाबी है, खरीदारी करके वापस आ जाना, नहीं तो मैं खुद घर के बाहर खड़ा रह जाऊंगा। आन रान चाबी को देखकर कुछ पल चुप रही। वह समझ गई कि सुचेन उसे अकेला महसूस नहीं होने देना चाहता। शायद उसे डर था कि वह बिना बताए कहीं चली न जाए। उसने चाबी उठाकर धीरे से कहा, ठीक है। लेकिन उसके मन में दूसरी चिंता चल रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर कब तक वह सुचेन के घर रह सकती है। सुचेन ने उसे अपने पास रुकने दिया था, लेकिन वह हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकती थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं किराए पर कमरा ले सके, और इस समय सबसे जरूरी चीज थी अपनी पढ़ाई जारी रखना। स्कूल छोड़कर नौकरी करना भी कोई समाधान नहीं था। काफी सोचने के बाद उसे महसूस हुआ कि फिलहाल सुचेन के घर अस्थायी रूप से रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। नाश्ता खत्म करने के बाद सुचेन जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर स्कूल के लिए निकल गया। जाते समय उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई नियम नहीं बताए, बस ऐसे ही चला गया जैसे यह कोई बड़ी बात ही ना हो। अब पूरे घर में सिर्फ आन रान अकेली रह गई थी। उसने चारों तरफ देखा और मन ही मन हैरान हुई। एक लड़का इतनी आसानी से किसी और को अपने घर अकेला छोड़ सकता है। सुचेन को उस पर जरा भी शक नहीं था। ये बात उसे अंदर तक छू गई। कुछ देर बाद उसने सोचा कि चूंकि वह यहाँ रह रही है तो कम से कम घर के कुछ कामों में हाथ बंटा सकती है। उसने सफाई शुरू कर दी। कमरा, मेज, सामान सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। फिर उसने सोचा कि कपड़े खरीदने जाने से पहले एक अच्छी तरह नहा भी लेगी और खुद को थोड़ा संभाल लेगी। सफाई करते करते वह घर के उस हिस्से में पहुंची जहाँ सुचेन अपनी एक्सरसाइज करता था। वहाँ रखे भारी भरकम डंबल और फिटनेस उपकरण देखकर वह एकदम रुक गई। अब उसे पूरी तरह समझ आने लगा कि कल रात जब सुचेन ने उसका हाथ पकड़कर उठाया था तो वह इतनी आसानी से क्यों नहीं छूट पाई थी। उसके सामने रखा हर उपकरण इस बात का सबूत था कि सुचेन अपनी बॉडी पर कितनी मेहनत करता है। आन रान घर की सफाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह सुचेन के फिटनेस वाले कोने में पहुंची उसका सिर दर्द करने लगा। वहाँ इतने भारी भरकम डंबल और जिम का सामान रखा था कि सफाई करने के लिए पहले उन्हें हटाना जरूरी था। उसने अपनी बाजू ऊपर की, डंबल पकड़कर उठाने की कोशिश की और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा लाल हो गया। बड़ी मुश्किल से वह डंबल को थोड़ा सा हिला पाई। वह हैरानी से सोचने लगी, ये चीजें इतनी भारी कैसे हैं और सुचेन रोज इन्हें आसानी से उठा लेता है। उसकी ताकत आखिर कितनी होगी। अब उसे और भी अच्छी तरह समझ आने लगा था कि कल रात वह उसका हाथ छोड़ा क्यों नहीं पाई थी। करीब 20 मिनट तक सफाई करने के बाद उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। अलमारी के पास एक पुराना सा कार्डबोर्ड का डिब्बा रखा था। उसके अंदर कई कागज, लिफाफे और छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे। जिज्ञासा में उसने एक कागज उठाकर देखा और तुरंत चौंक गई। ये सारे पुराने प्रेम पत्र थे और साथ में कुछ ऐसे तोहफे भी थे जो शायद कभी दिए ही नहीं गए। आन रान धीरे धीरे समझ गई कि ये सब सुचेन ने कभी ल्यूशियन के लिए तैयार किए थे। इतने सारे खत और गिफ्ट देखकर उसे एहसास हुआ कि सुचेन सच में ल्यूशियन को बहुत पसंद करता था, लेकिन किसी कारण से ये सारी चीजें कभी उसके हाथ तक पहुंच ही नहीं पाई। समय बीतता गया और देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी का समय आ गया। दूसरी तरफ सुचेन भी घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर उसी सीढ़ी पर पड़ी जहाँ पिछली रात उसे आन रान मिली थी। तभी उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा, मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। अगर वह अचानक चली गई तो मेरे पास तो घर की सिर्फ एक ही चाबी है। यह सोचकर वह थोड़ा परेशान हो गया और जल्दी जल्दी घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। कुछ ही देर बाद अंदर से कदमों की आवाज आई। ये सुनते ही उसने राहत की सांस ली। दरवाजा खुला और सामने आन रान खड़ी थी, लेकिन आज वह कल रात वाली टूटी बिखरी लड़की जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। नहाने और खुद को संवारने के बाद वह कहीं ज्यादा साफ
साफ सुथरी और खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही उसने सुचेन को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह मुस्कुराकर बोली, तुम वापस आ गए। सुचेन ने राहत भरे अंदाज में जवाब दिया, अच्छा हुआ तुम गई नहीं तो मुझे ताला खुलवाने के लिए 200 युआन खर्च करने पड़ते। उसकी बात सुनकर आन रान ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैंने वादा किया था तो फिर क्यों जाती। फिर सुचेन को एक बात याद आई। उसने पूछा, वैसे तुम्हारे पास सच में फोन नहीं है? अगर कोई जरूरी बात हुई तो मैं तुमसे संपर्क कैसे करूंगा? यह सुनकर आन रान थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने अपना फोन नदी में फेंक दिया था। ये सुनकर सुचेन एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके सामने खड़ी यह लड़की अब उसे क्लास की समझदार, सबकी मदद करने वाली मॉनिटर कम और रास्ते में मिली कोई खोई हुई बच्ची ज्यादा लग रही थी। कुछ देर बाद सुचेन अपने कमरे में गया और वापस लौटते समय उसके हाथ में एक पुराना स्मार्टफोन था। उसने वह फोन ऑनरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा पुराना फोन है, अभी भी ठीक से चलता है, इसमें मेरा दूसरा सिम कार्ड भी लगा दूंगा, कम से कम जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे संपर्क तो कर पाऊंगा। ऑनरान फोन को देखकर दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुचेन इतनी आसानी से अपना फोन उसे दे देगा। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से पूछ बैठी, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लियू शिन की दोस्त हूँ? उसके मन में यही सबसे तर्क संगत जवाब लग रहा था। शायद सुचेन लियू शिन को पसंद करता था, इसलिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। लेकिन सुचेन कुछ पल चुप रहा और फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, इसका लियू शिन से कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा एहसान कर रहा हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। जैसे तुमने घर साफ किया, वो भी कोई एहसान नहीं था, तुम्हें लगा कि ऐसा करना चाहिए इसलिए किया, बस मेरी सोच भी वैसी ही है। ये सुनकर आन रान कुछ देर तक चुप रही। दूसरी तरफ सुचेन अपनी पढ़ाई में लग गया और कमरे में फिर शांति छा गई। आन रान सोफे पर बैठकर फोन देखने लगी। उसने फोन की गैलरी खोली और देखा कि उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। पहले तो उसने सोचा कि ये सुचेन की निजी चीजें हैं और उसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा आखिर जिज्ञासा होती है। उसने एक स्क्रीनशॉट खोल लिया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि ये लियू शिन और सुचेन की पुरानी चैट्स थीं। बातचीत में कोई खास रोमांस नहीं था, लेकिन साफ दिखाई देता था कि कभी दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे होंगे। आन रान एक एक मैसेज पढ़ती गई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इन चैट्स में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि सुचेन की भावनाएं भी छिपी थीं। शुरुआत में उसके मैसेज लंबे, उत्साहित और उम्मीद से भरे हुए थे, लेकिन समय के साथ वे छोटे होते गए, जवाब कम होते गए और आखिर में तो जैसे उसकी उम्मीद ही खत्म हो गई थी। आन रान अब पूरी कहानी समझने लगी थी। लियू शिन का रवैया धीरे धीरे ठंडा होता गया, जबकि सुचेन लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन जब बार बार कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे टूटती चली गईं। चैट के उन स्क्रीनशॉट्स में आन रान को साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे एक इंसान उम्मीद से निराशा तक का सफर तय करता है। अब उसे समझ आने लगा था कि सुचेन ने क्यों कहा था कि लियू शिन की बात अब उसके लिए मायने नहीं रखती। अनीरा को अब समझ आने लगा था कि सुचेन इतने लंबे समय तक लियू शिन के पीछे क्यों लगा रहा। पहले उसे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब उसने दोनों की पुरानी चैट्स देखी तो सब साफ हो गया। लियू शिन ने ही पहले सुचेन को उम्मीद दी थी, उसके करीब आई थी और फिर धीरे धीरे वही उम्मीद तोड़ भी दी। ये सब देखकर अनीरा के मन में अपनी सहेली के लिए थोड़ा तिरस्कार और सुचेन के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। इसी बीच जब उसने सिर उठाया तो बुरी तरह चौंक गई। सामने सुचेन कुर्सी पर बैठा था, हाथ में पेन लिए, पैर पर पैर चढ़ाए और बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। अनीरा तुरंत असहज हो गई। तब सुचेन ने शांत आवाज में कहा, फोन में जो भी है सब डिलीट कर दो, अब उसमें कोई काम की चीज नहीं बची है। अनीरा थोड़ी देर झिनकी, लेकिन फिर उसकी बात मान ली और सारे स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिए। इसके बाद उसने सुचेन से एक किताब ली और पढ़ने लगी। दोनों कमरे में चुपचाप अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए। कुछ देर बाद हमेशा की तरह सुचेन एक मुश्किल सवाल में फंस गया और सिर खुजलाने लगा। उसे देखकर अनीरा मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, फिर से कोई सवाल नहीं बन रहा क्या? चलो मैं समझाती हूँ। वह उसके बगल में बैठ गई और धैर्य से सवाल समझाने लगी। आखिरकार सुचेन ने सवाल हल कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे जिंदगी से सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। उसे देखकर अनीरा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी गुड़गुड़ आवाज गूंजी। दोनों रुक गए। यह आवाज अनीरा के पेट से आई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सुचेन ने पूछा, तुमने रात का खाना खाया भी है या नहीं? अनीरा हकलाने लगी। वो असल में। सुचेन ने लंबी सांस ली, कुर्सी से उठा और सीधा रसोई में चला गया। अनीरा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं रहने दो, इतनी रात को मत बनाओ। लेकिन सुचेन ने सिर्फ इतना कहा, जब तक तुम यहाँ हो भूख ही नहीं रह सकती, और किचन का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पूरे घर में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। सुचेन गर्मा गर्म फ्राइड राइस की प्लेट लेकर आया और उसके सामने रख दी। अनीरा ने धीरे से धन्यवाद कहा और खाना शुरू कर दिया। उसे इतनी भूख लगी थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट साफ हो गई। खाना खत्म होने के बाद वह तुरंत रसोई में गई और प्लेट धो दी। मन ही मन उसने सोचा, अगर मुझे रोज ऐसा खाना मिले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को टोका। आखिर वह यहाँ हमेशा रहने थोड़ी आई थी। जैसे ही हालात ठीक होंगे उसे यहाँ से जाना ही होगा। रसोई से बाहर निकलते ही वह रुक गई। सुचैन उस पुराने डिब्बे को देख रहा था जिसमें लियू शिन के लिए खरीदे गए उपहार और लिखे गए प्रेम पत्र रखे थे। सुचैन ने पूछा, तुमने इन्हें देखा था? अनीरा घबरा गई, लेकिन आखिर सच बोल दिया, हाँ देखा था, लेकिन सब नहीं पढ़े, बस एक पत्र खोला था। सुचैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कल सुबह ये सब फेंकने वाला हूँ। अनीरा हैरान रह गई, सच में सब फेंक दोगे? सुचैन ने कंधे उचकाए। वापस लौट आए गए प्रेम पत्र और गिफ्ट से ज्यादा बेकार चीज और क्या होगी। धीरे धीरे रात के 12:30 बज गए। कमरे की लाइट बंद हुई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दोनों फिर उसी बड़े बिस्तर पर सोने लेट गए। इस बार उन्होंने ये बहस ही नहीं की कि कौन बिस्तर पर सोएगा और कौन सोफे पर। अनीरा को अचानक एहसास हुआ कि वह लगातार दूसरी रात अपने क्लासमेट लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही है। अगर स्कूल में किसी को पता चल गया तो वह क्या जवाब देगी। लेकिन फिर उसने सोचा, अब उसे इन बातों की कितनी परवाह रह गई है। कुछ दिन पहले तक उसकी दुनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। माता पिता की मौत के बाद वह अकेली सड़कों पर भटक रही थी, रो रही थी और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अगर उस रात सुचैन नहीं मिलता तो शायद वह आज भी कहीं भटक रही होती। सच कहें तो सुचैन ने उसकी जिंदगी बचा ली थी। कुछ देर बाद अनीरा ने धीरे से
पुकारा। सुचेन। अंधेरे में दूसरी तरफ से जवाब आया, हम्मा। अनीरा ने बहुत धीमी और नरम आवाज में कहा, गुड नाइट। सुचेन ने भी हल्की सी आवाज में जवाब दिया, गुड नाइट। उस रात अनीरा को लंबे समय बाद सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो हमेशा की तरह बिस्तर पर वह अकेली थी, लेकिन इस बार उसे घबराहट नहीं हुई। बाहर रसोई से फिर वही परिचित खुशबू और खाना बनाने की आवाज आ रही थी। वह उठी, बाल बांधे, बिस्तर ठीक किया और बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर इस बार 2 लंच बॉक्स रखे थे। सुचेन ने उनमें से छोटा वाला उसकी तरफ सरका दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है। वैसे भी साथ में बना रहा था तो एक डिब्बा ज्यादा तैयार कर दिया, इससे तुम्हारा थोड़ा खर्च भी बच जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो कल से नहीं बनाऊंगा। ये सुनते ही अनीरा ने तुरंत लंच बॉक्स अपनी तरफ खींच लिया। नहीं, मुझे चाहिए। उसका जवाब इतना तेज था कि खुद सुचेन भी हंस पड़ा। फिर उसने एक छोटा डिब्बा उसकी तरफ उछालते हुए कहा, और हाँ, इसमें फल और दही भी है। अनीरा ने डिब्बा खोला और उसकी आंखें चमक उठी। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से छोटी बच्ची बन गई हो, जैसे उसकी माँ अभी भी उसके पास हो और हर सुबह प्यार से उसके लिए टिफिन तैयार करती हो। कई दिनों बाद उसके दिल में पहली बार एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ थी। दूसरी तरफ सुचेन भी मन ही मन कुछ समझ रहा था। उसे लगने लगा था कि आनरान अंदर से अभी भी एक मासूम बच्ची जैसी है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसके लिए फल और दही रखा था। और अब आनरान का खुश होकर चमकता चेहरा देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। नाश्ता करने, तैयार होने और सामान समेटने के बाद दोनों स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते में सुचेन ने बिना किसी झिझक के वह पुराना डिब्बा कूड़ेदान में फेंक दिया जिसमें लियूशिन के लिए लिखे गए प्रेम पत्र और खरीदे गए उपहार रखे थे। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए वह अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। स्कूल जाते समय दोनों ने जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाकर रखी ताकि किसी को शक न हो कि वे साथ आए हैं। स्कूल के गेट पर पहुंचकर आनरान ने गहरी सांस ली। इतने दिनों बाद स्कूल लौटना उसके लिए आसान नहीं था। तभी पीछे से कुछ सहपाठियों की आवाज आई, अरे क्लास मॉनिटर, तुम वापस आ गई। कई छात्र छात्राएं तुरंत उसके पास दौड़कर आ गए। सब उसकी चिंता कर रहे थे और पूछने लगे कि वह इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। आनरान मुस्कुराकर जवाब देती रही, लेकिन उसकी नजर बार बार सुचैन की तरफ जा रही थी। उधर सुचैन बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ गया। तभी उसकी डेस्क पार्टनर तांगजी उसके पास आई और हमेशा की तरह उससे मजाक मस्ती करते हुए बातें करने लगी। दोनों आराम से बातचीत कर रहे थे। यह देखकर आनरान को अजीब सा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि सुचैन उसके घर पर तो इतना बातूनी नहीं था, लेकिन तांगजी के साथ वह बड़ी सहजता से बातें कर रहा था। यह देखकर उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई। तभी किसी ने आकर कहा, क्लास मॉनिटर, टीचर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। आनरान तुरंत उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते भी उसकी नजर सुचैन पर ही थी। उसे उम्मीद थी कि सुचैन कम से कम एक बार उसकी तरफ देखेगा, लेकिन सुचैन ने सिर तक नहीं उठाया। इस बात से उसके दिल में हल्की सी नाराजगी और खींच पैदा हो गई। ध्यान भटकने की वजह से वह गलियारे में किसी से टकरा गई। सॉरी। उसने तुरंत माफी मांगी। सामने खड़ा लड़का था लू युनशुओ, जो उनकी क्लास का स्पोर्ट्स मॉनिटर था। लू युनशुओ ने उसे देखते ही खुशी से कहा, आनरान, तुम वापस आ गई। इन दिनों मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। पिछले कई दिनों से वह लगातार आनरान को मैसेज भेज रहा था, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला था। उसने गौर से आनरान का चेहरा देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो? मुझे लग रहा है तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। आनरान इस सवाल से थोड़ा असहज हो गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, टीचर बुला रहे हैं, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। लू युनशुओ वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आई, जैसे उसने कोई दिलचस्प बात नोटिस कर ली हो। और इसी के साथ कहानी में एक नया किरदार और शायद एक नया भावनात्मक मोड़ भी धीरे धीरे सामने आने लगा। अगले दिन जब आनरान कई दिनों बाद स्कूल पहुंची तो सबसे पहले क्लास टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया। टीचर ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से हालचाल पूछा, उसे हिम्मत दी और कुछ जरूरी बातें समझाई। उसके बाद जब वो वापस क्लास में आई तो लगभग सारे सहपाठी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उसकी चिंता जताने लगे। आखिर वो क्लास की सबसे लोकप्रिय और जिम्मेदार मॉनिटर जो थी। उधर सुचैन अपनी सीट पर बैठा ये सब देख रहा था। उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि वो मन ही मन खुश था कि उसकी सीट आनरान से काफी दूर है, इसलिए उसे इस भीड़भाड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। तभी एक लड़का कोंग युए हाथ में कैंडी का पैकेट लेकर तांगजी के पास पहुंचा और शर्माते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए खरीदी है। लेकिन तांगजी ने बिना देखे ही साफ मना कर दिया। फिर भी लड़का पैकेट उसकी मेज पर रखकर भाग गया। सुचैन ने यह देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, पहले से ही डायबिटीज की बधाई हो। तांगजी ने हंसते हुए पूरा कैंडी का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, मेरी तरफ से इसे वापस कर दो, बाद में इनाम मिलेगा। सुचैन तुरंत पैकेट उठाकर कोंग युए के पास पहुंच गया और उसके सामने रखकर बोला, भाई वापस ले लो, उसे नहीं चाहिए। ये सुनते ही कोंग युए का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या मतलब? सुचैन बिल्कुल शांत आवाज में बोला, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस वापस देने आया हूँ। लेकिन कोंग युए यही नहीं रुका। उसने जानबूझकर पूरी क्लास के सामने ऊंची आवाज में कहा, कहीं तुम तांगजी को पसंद तो नहीं करते? बस ये सुनते ही पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। आनरान और लियूशिन दोनों की आंखें फैल गईं। सबकी नजरें सुचैन पर टिक गईं, लेकिन सुचैन के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने आराम से कैंडी के पैकेट से कुछ टॉफियां निकाली, उनके रैपर खोले और अगले ही पल सारी टॉफियां सीधे कोंग युए के मुंह में ठूंस दी। बेचारा कोंग युए कुछ समझ ही नहीं पाया और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया। सुचैन बिना एक शब्द बोले वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि न सुचैन को फर्क पड़ा और न तांगजी को। दोनों ऐसे अपने काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद कोंग युए ने मुंह से टॉफियां निकाली और गुस्से से लाल हो गया। वो सुचैन से लड़ने ही वाला था कि तभी टीचर क्लास में आ गए। मजबूरी में उसे अपनी सीट पर वापस बैठना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने सुचैन को ऐसी नजर से देखा मानो अब उसे अपना सबसे बड़ा प्रेम प्रतिद्वंद्वी मान चुका हो। क्लास शुरू हो गई, लेकिन कई लोगों का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। कोंग युए बार बार सुचैन को घूर रहा था। वहीं आनरान भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में अभी अभी हुई घटना घूम रही थी। जब उसने चुपके से सुचैन की तरफ देखा तो उसे एक और हैरान करने वाली बात दिखाई दी। लियूशिन भी चोरी छिपे सुचैन को देख रही थी। आनरान यह देखकर थोड़ी चौंक गई। दूसरी तरफ सुचैन पूरी तरह पढ़ाई में डूबा हुआ था। उसके लिए अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर उसकी रैंकिंग गिर गई तो घर से मिलने वाला खर्चा भी कम हो सकता था। इसी बीच तांगजी झुककर उसके कान में फुसफुसाई, तुम तो बड़े लोकप्रिय हो गए हो, कितने लोग तुम्हें
छुप छुप कर देख रहे हैं। सुचैन ने उसे घूर कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और ऊपर से तुम मजे ले रही हो। तांगजी हंस पड़ी और बोली, वैसे मेरी माँ पूछ रही थी कि तुम हमारे घर कब आओगे, वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती हैं। सुचैन ने छोटा सा जवाब दिया, कभी बाद में। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, कोंग युए अपनी सीट से उठा और सीधे सुचैन के पास पहुंच गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर ठंडी आवाज में कहा, बाहर चलो, बात करनी है। लेकिन सुचैन ने सिर तक नहीं उठाया और सीधा जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर कोंग युए का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सुचैन की शर्ट पकड़ ली। तभी आनरान तुरंत खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, हाथ मत लगाओ। आनरान के बोलते ही क्लास का लंबा चौड़ा स्पोर्ट्स कैप्टन लू युनशो भी आगे आ गया। उसने कोंग युए का हाथ पकड़कर सुचैन से अलग कर दिया। कोंग युए झुंझलाकर बोला, दूर हटो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन लू युनशो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। माहौल अचानक इतना तनावपूर्ण हो गया कि पूरी क्लास सांस रोककर आगे क्या होने वाला है यही देखने। स्कूल में माहौल अभी भी थोड़ा गर्म था। क्लास के लड़के कोंग युए को सुचैन की वजह से काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह गुस्से में बोला, अगर तुझे मेरी बात पसंद नहीं तो चल किसी तरह मुकाबला कर लेते हैं। तभी क्लास का लंबा चौड़ा लड़का लू युनशो बीच में आ गया और बोला, मारपीट की जरूरत नहीं है। अगर ताकत आजमानी है तो आर्म रेसलिंग कर लो, खेल की तरह मुकाबला करो, लड़ाई मत करो। कोंग युए ने सुचैन के हाथ की तरफ देखा। कपड़ों के नीचे उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने चुनौती देते हुए पूछा, हिम्मत है? सुचैन ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्म रेसलिंग हो या लड़ाई, बस बता दो किससे तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे। यह सुनकर कोंग युए और भड़क गया। उसे लगा जैसे सुचैन उसे बिल्कुल गंभीरता से ही नहीं ले रहा। उसी समय तांगजी भी बोल पड़ी, अगर हार गए तो सिर्फ सुचैन को नहीं, मुझे भी परेशान करना बंद कर देना। अब कोंग युए के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसने दांत भींच कर हामी भर दी। दोनों ने डेस्क पर कोहनी टिकाई और हाथ मिलाकर आर्म रेसलिंग की पोजीशन ली। पूरी क्लास देखने लगी। लू युनशुओ रेफरी बन गया। शुरू और अगले ही पल धड़ाम, मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। सुचैन ने इतनी आसानी से कोंग युए का हाथ दबा दिया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शांत और पढ़ाकू दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर होगा। चारों तरफ से हंसी और हूटिंग की आवाजें आने लगी। सुचैन ने हाथ हिलाते हुए मजाक में कहा, चलो भाई अब जाओ और थोड़ी ज्यादा टॉफियां खाया करो। बेइज्जत होकर कोंग युए वापस अपनी सीट पर चला गया। उधर ब्रेक में आनरान, लियूशिन और तियानरन वॉशरूम की तरफ जा रही थी। तियानरन ने हैरानी से कहा, यार सुचैन में इतनी ताकत है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कभी उसे जिम जाते भी नहीं देखा। लियूशिन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पढ़ाई में कमजोर है इसलिए ताकत ज्यादा है बस। लेकिन अंदर ही अंदर वह सुबह की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था कि शायद सुचैन अब सचमुच उससे दूर हो रहा है। तभी तियानरन ने आनरान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सुचैन और लियूशिन की जोड़ी कैसी रहेगी? सबको लगा आनरान शायद जवाब नहीं देगी, लेकिन उसने कुछ देर सोचकर कहा, सुचैन थोड़ा सीधा साधा और कम बोलने वाला है, लेकिन वह बहुत अच्छा इंसान है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह और लियूशिन एक दूसरे के लिए सही है। लियूशिन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, देखा मैं पहले से कह रही थी कि हम दोनों मैच नहीं करते। लेकिन आनरान के दिल में एक और बात चल रही थी, माफ करना लियूशिन, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस प्यार के लायक नहीं थी जो सुचैन ने तुम्हें दिया था। फिर बात लड़कों की पसंद पर चली गई। तियानरन ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? आनरान अचानक चुप हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो सीधा हो, अपने फैसले खुद ले सके, दूसरों का ख्याल रखता हो, खुद पर कंट्रोल रखता हो और थोड़ा मर्दाना भी हो। ये सुनकर दोनों सहेलियां चौंक गईं। अरे हमारी क्लास में ऐसा कौन है? आनरान तुरंत घबरा गई। मैं बस ऐसे लड़कों की बात कर रही हूँ, किसी खास इंसान की नहीं। लेकिन उसके दिमाग में जिस चेहरे की तस्वीर उभर रही थी उसका नाम वह खुद भी जानती थी। देखते ही देखते दोपहर का समय आ गया। आज आनरान सुबह से ही लंच का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके बैग में वही टिफिन था जो सुचैन ने अपने हाथों से बनाकर दिया था। उसने धीरे से टिफिन निकाला। पास बैठी लियूशिंग ने हैरानी से पूछा, अरे तुम आज टिफिन लाई हो? हमारी क्लास में तो सिर्फ सुचैन ही घर से खाना लाता है। आनरान थोड़ा घबरा गई और बोली, वो बस ऐसे ही मन किया तो ले आई। लियूशिंग ने टिफिन की तरफ झांकते हुए पूछा, वाह खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हारी मम्मी ने बनाया है? यह सवाल सुनते ही आनरान कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं मैंने खुद बनाया है। हालांकि उसके दिल में एक अलग ही गर्माहट थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह खाना किसने बनाया था और शायद बहुत दिनों बाद उसे किसी के घर के खाने जैसा अपनापन महसूस हो रहा था। दोपहर की स्पोर्ट्स क्लास शुरू होती है और पूरा मैदान छात्रों से भर जाता है। लड़के बास्केटबॉल खेलने दौड़ पड़ते हैं, जबकि सुचैन हमेशा की तरह भीड़ से दूर पेड़ की छाया में बैठकर किताब पढ़ने लगता है। तियानरन दूर से उसे देखकर हैरान हो जाती है और लियूशिन व आनरान से कहती है, देखो सुचैन सच में पढ़ रहा है, लगता है अब वह पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गया है। आनरान हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाती है, क्योंकि वह जानती है कि सुचैन पिछले कुछ दिनों से कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन लियूशिन को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। वह दोनों का हाथ पकड़कर कहती है, चलो बास्केटबॉल मैच देखते हैं। आनरान मन से तो सुचैन के पास बैठकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में दोनों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चली जाती है। उधर जैसे ही स्कूल का स्टार खिलाड़ी लू युनशो देखता है कि आनरान कोर्ट के पास खड़ी है, उसके अंदर अचानक जोश भर जाता है। वह लगातार शानदार मूव्स दिखाने लगता है और यहाँ तक कि डंक मारने की कोशिश भी करता है। लेकिन जब डंक फेल हो जाता है तो अपनी गलती मानने के बजाय साथियों को ही दोष देने लगता है। इधर सुचैन पूरी तरह किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक बास्केटबॉल उड़कर सीधे उसकी गोद में आ गिरती है। वह चौंक कर सिर उठाता है और सामने खड़ी लड़की को देखता है। वह और कोई नहीं बल्कि तांगजी थी। तांगजी मुस्कुराते हुए कहती है, चल थोड़ा खेलते हैं, देखते हैं तेरी स्किल्स अभी भी वैसी हैं या नहीं। सुचैन तुरंत किताब बंद करता है, खड़ा होता है और जवाब
देता है, बस बाद में रोना मत, जैसे बचपन में हार कर रोती थी। तांग जी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह हंसकर कहती है, पहले जीत तो जा, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। सुचेन अपनी जैकेट उतार देता है। जैसे ही वह सिर्फ टी शर्ट में आता है, उसकी मजबूत बॉडी, चौड़े कंधे और फिट शरीर साफ नजर आने लगते हैं। फिर दोनों एक खाली कोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर दूसरे कोर्ट पर खेल रहे लड़कों की नजर जैसे ही तांग जी पर पड़ती है, सबके होश उड़ जाते हैं। कोई फुसफुसाता है, अरे यार वो तांग जी है क्या? दूसरा लड़का तुरंत कहता है, कमाल है, छोटे बालों में तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कुछ ही पलों में आधा मैदान उनका मैच देखने पहुंच जाता है। आनारान भी जब तांग जी को सुचेन के साथ देखती है तो उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है। दूसरी तरफ ल्यूशिन का चेहरा भी बदल जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वह इतनी बेचैन क्यों हो रही है, लेकिन उसके अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उससे छीनी जा रही हो। उसके होंठ दब जाते हैं और आंखों में हल्की ठंडक आ जाती है। वह तुरंत कहती है, चलो हम भी पास से देखते हैं। कुछ ही देर में कोर्ट के चारों तरफ छात्रों की भीड़ जमा हो जाती है। जो लड़के अभी तक खुद खेल रहे थे वे भी खेल छोड़कर तमाशा देखने आ जाते हैं। इतनी भीड़ देखकर सुचेन थोड़ा असहज हो जाता है और कहता है, इतने लोग देख रहे हैं, अब खेलने का मन नहीं कर रहा। तांग जी हंस पड़ती है और जवाब देती है, तू कब से लोगों की परवाह करने लगा? सुचेन भी मुस्कुरा देता है, बात सही थी। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त 1-on-1 मुकाबला शुरू हो जाता है। तांग जी की शानदार ड्रिबलिंग और सटीक शॉट्स देखकर लड़के बार बार तालियां बजाने लगते हैं। कोई खेल कम और तांग जी को ज्यादा देख रहा था। उधर भीड़ के पीछे खड़ा लू यून शो अंदर ही अंदर जल रहा था। वह आज आनरान के सामने हीरो बनना चाहता था, लेकिन सारी लाइमलाइट तो सुचेन और तांग जी ले गए थे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस लड़की को वह इंप्रेस करना चाहता है उसकी नजरें अब बार बार सुचेन की तरफ जा रही हैं। सुबह की पीटी क्लास के बाद पूरा स्कूल अभी तक उसी बास्केटबॉल मैच की चर्चा कर रहा था। आखिर सुचेन ने सबके सामने ऐसा डंक मारा था कि बास्केटबॉल बोर्ड का कांच ही चकनाचूर हो गया। जब वह हवा में उछला था तब उसकी ताकत और एथलेटिक बॉडी देखकर सभी हैरान रह गए थे। स्कूल की छुट्टी होते ही सुचेन को पहले से अंदाजा था कि आज बहुत से लोग उसे घेर सकते हैं, इसलिए घंटी बजते ही उसने अपना बैग उठाया और बिना समय गंवाए क्लास से निकल गया। दूसरी तरफ अनरान ने जैसे ही देखा कि सुचेन इतनी जल्दी जा रहा है, वह घबरा गई। उसे डर था कि कहीं वह उसे खो ना दे, इसलिए उसने भी जल्दी जल्दी सामान समेटा और उसके पीछे भागने लगी। पीछे से दोस्तों ने उसे आवाज दी, अनरान रुको, साथ चलते हैं। लेकिन उसने बस इतना कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और वह तुरंत क्लास से बाहर निकल गई। यहाँ तक कि जो लड़का उसे पसंद करता था, लू युनशुओ, वह भी उसे रोक नहीं पाया। उसे सिर्फ अनरान की जाती हुई परछाई दिखाई दी। अनरान स्कूल से बाहर निकलकर लगभग दौड़ते हुए उस रास्ते तक पहुंची जो सीधे सुचेन के घर की तरफ जाता था। थोड़ी दूर जाकर आखिर उसे सुचेन दिखाई दे गया। वह तेजी से उसके पास पहुंची और हाँफते हुए बोली, जरा रुको भी, इतनी तेज क्यों चल रहे हो? सुचेन ने उसे देखा और हैरानी से कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें तो पता है मेरा घर कहाँ है, आराम से भी आ सकती थी। यह सुनकर अनरान एक पल के लिए चुप हो गई। सच तो यही था कि उसे भी नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी क्यों भागी चली आई। बस स्कूल खत्म होते ही उसके मन में यही ख्याल आया कि वह सुचेन के साथ घर लौटना चाहती है और बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ी। फिर अनरान ने चिंता भरे स्वर में पूछा, आज तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आखिर इतना जोरदार डंक मारा था। सुचेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर अनरान ने राहत की सांस ली। फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आज जो लंच तुमने बनाया था मैंने पूरा खत्म कर दिया, बहुत स्वादिष्ट था। सुचेन ने हमेशा की तरह छोटा सा जवाब दिया, अच्छा। लेकिन सुचेन के ऐसे छोटे छोटे जवाब सुनकर अनरान के मन में फिर वही सवाल उठने लगा। आज उसने देखा था कि सुचेन तांग जी के साथ कितनी आसानी से बातें कर रहा था। दोनों के बीच बातचीत बहुत स्वाभाविक लग रही थी, लेकिन जब वह खुद सुचेन से बात करती थी तो माहौल हमेशा थोड़ा अजीब और संकोची हो जाता था। आखिर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैं एक बात पूछूं, लेकिन गुस्सा मत होना। सुचेन ने उसकी तरफ देखा। अनरान ने धीरे से पूछा, क्या तुम तांग जी को पसंद करते हो? यह सवाल सुनकर सुचेन थोड़ा चौंका। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या इसलिए कि आज कोंग युए ने क्लास में वह बात कही थी? अनरान ने सिर हिलाया, नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मैंने देखा कि तुम उसके साथ बहुत आराम से बात करते हो। तुम दोनों के पास हमेशा बातें होती हैं। तुम लोग काफी करीब भी लगते हो, लेकिन मेरे साथ तुम इतने खुले होकर बात नहीं करते। ये कहते समय उसके स्वर में हल्की सी जलन और ईर्ष्या भी छिपी हुई थी, हालांकि उसे खुद इसका एहसास नहीं था। सुचेन ने सीधा जवाब दिया, वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अभी इतना परिचित नहीं हूँ। जिन लोगों से मैं ज्यादा परिचित नहीं होता उनसे कम बातें करता हूँ। फिर उसने आगे कहा, तांग जी को मैं बचपन से जानता हूँ, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए उसके साथ बातचीत आसान लगती है। लेकिन अनरान का असली सवाल अभी बाकी था। वह फिर बोली, तो क्या तुम उसे पसंद करते हो? इस बार सुचेन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं। उसका जवाब इतना तेज और इतना निश्चित था कि अनरान खुद हैरान रह गई। सच में? उसने अविश्वास से पूछा। लेकिन तुम्हारी उससे अच्छी दोस्ती है, वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है, खेलों में भी शानदार है। मुझे तो लगता है कि वह हर मामले में किसी से कम नहीं है। क्या तुमने कभी उसके साथ रिश्ते के बारे में नहीं सोचा? सुचेन ने फिर सिर हिलाया, नहीं, कभी नहीं। क्यों? अनरान ने उत्सुकता से पूछा। सुचेन ने बेहद गंभीर चेहरे से जवाब दिया, क्योंकि अगर मैंने ऐसा सोचा तो मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे। यह जवाब सुनकर अनरान कुछ सेकंड तक उसे खाली निगाहों से देखती रह गई। उसे लगा था कि कोई रोमांटिक या भावुक कारण सुनने को मिलेगा, लेकिन सुचेन का जवाब हमेशा की तरह बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित निकला। और इसी जवाब के साथ दोनों धीरे धीरे घर की तरफ चलते रहे, जबकि अनरान के दिल में तांग जी को लेकर उठी ईर्ष्या की छोटी सी चिंगारी अब और भी साफ महसूस होने लगी थी। सड़क पर चलते चलते सुचेन ने आखिरकार अनरान को सच बता दिया कि उसका और तांग जी का रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। जब अनरान ने पूछा कि क्या उसे तांग जी पसंद है, तो सुचेन ने बिना एक सेकंड लगाए साफ मना कर दिया। अनरान को यकीन ही नहीं हुआ। आखिर तांग जी खूबसूरत भी थी, पढ़ाई में भी टॉपर थी और खेलकूद में भी शानदार थी। ऐसे में कोई लड़का उसे पसंद क्यों नहीं करेगा? तब सुचेन ने एक ऐसा जवाब दिया कि अनरान वहीं रुक गई। उसने कहा, अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में गया तो मेरे पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अनरान हैरान होकर पूछती है, क्यों? तब सुचेन बताता है कि तांग जी उसकी सगी कजिन है, उसकी माँ सुचेन की बुआ है। बचपन से दोनों परिवार बहुत करीब रहे हैं। यही वजह है
है कि स्कूल में भी दोनों को हमेशा एक ही बेंच पर बैठाया गया था, इसलिए वे इतने अच्छे दोस्त हैं, कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं। ये सुनते ही आनरान के दिल से जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसे इतनी राहत क्यों महसूस हुई। सुचेन हल्की नाराजगी के साथ बोला, अब समझी, आज पूरे स्कूल के सामने उस लड़के ने चिल्लाकर कहा कि मुझे अपनी ही कजिन पसंद है, मैंने उसे मारा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। आनारान हंस पड़ी। उसे पहली बार लगा कि वह सुचैन को पहले से कहीं बेहतर समझने लगी है। दोनों बातें करते करते घर पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि आनारान को अब उस घर में एक अलग ही अपनापन महसूस होने लगा था, जबकि उसे वहां रहते हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह उसकी अपनी हो। रात को खाना खाने के बाद सुचैन ने नहाने जाने से पहले पूछा, तुम्हें भी नहाना है क्या? यह सुनकर आनारान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से मना कर दिया, लेकिन सुचैन ने कहा कि बाथरूम में लॉक है, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद सुचैन बाथरूम में चला गया। जैसे ही अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी, आनारान का ध्यान पढ़ाई से भटकने लगा। उसके दिमाग में बार बार सुचैन की फिट बॉडी घूमने लगी, जो उसने पहले देखी थी। वह खुद से परेशान हो गई। मैं आखिर सोच क्या रही हूँ? उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और खुद को पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद सुचैन नहाकर बाहर आया। उसने हल्का सा स्लीप वेयर पहन रखा था और उसके शरीर की मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थी। आनारान बार बार खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजर अनजाने में सुचैन की तरफ चली ही जाती थी। एक पल तो ऐसा आया कि उसे एहसास हुआ कि वह उसे देखते हुए अनजाने में लार तक निकल गई थी। ये महसूस होते ही वह अंदर से शर्म से डूब गई। उधर सुचैन को कुछ पता ही नहीं था। वह आराम से अपने बाल सुखाने चला गया। आनारान ने दोनों हाथों से अपने गाल थपथपाए और खुद को शांत करने लगी। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। तभी अचानक टेबल पर रखा सुचैन का फोन बज उठा। आनारान की नजर अनजाने में स्क्रीन पर चली गई और स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया उसे देखकर उसकी जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। मैसेज भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि लियू शिन थी, वही लड़की जिसे सुचैन पहले पसंद करता था। आनारान चाहकर भी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। वह जानना चाहती थी कि आखिर लियू शिन ने सुचैन को क्या मैसेज भेजा है। उधर सुचैन ने फोन उठाया, स्क्रीन देखी और जैसे ही लियू शिन का नाम देखा उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यहीं पर इस हिस्से का सीन खत्म होता है और आगे कहानी में लियू शिन के उस मैसेज का खुलासा